मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं रेनू मैम। कल हम क्लास 7 का चैप्टर नंबर 8 कर रहे थे, संज्ञा के विकार, जिसमें हमने लिंग और वचन के बारे में पढ़ लिया। आज पढ़ते हैं हम कारक के बारे में और बाकी इसके प्रश्न उत्तर हम करेंगे। तो कल बेटा हमने कारक की परिभाषा और कारक के भेद के बारे में पढ़े। आज हम इन भेद की आगे एक्सरसाइज करेंगे, भेदों की डेफिनेशन करेंगे। तो सबसे पहले है कर्ता कारक। कर्ता कारक है, इसकी विभक्ति होती है ने। क्रिया को करने वाला कर्ता कहलाता है। जो क्रिया को करता है वो क्रिया को करने वाला कर्ता कहलाता है। वाक्य में क्रिया को करने वाला संज्ञा या सर्वनाम पद होता है। जैसे राधा ने नृत्य किया, वह पढ़ रहा है। तो यहाँ पर राधा ने और वह क्या हो गया, आपका कर्ता हो गया। ठीक है। इसके बाद में है कर्म कारक। वाक्य में क्रिया का फल जिस संज्ञा या सर्वनाम पर पड़े, वाक्य में क्रिया का फल जिस संज्ञा या सर्वनाम पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति होती है बेटा को। इसका परसर को है। कभी कभी को का प्रयोग भी नहीं होता है। जिस प्रकार से कभी कभी ने का प्रयोग नहीं होता, उसी प्रकार से कभी कभी इसमें को का प्रयोग भी नहीं होता। जैसे पुलिस ने चोर को पकड़ा, यहाँ पर को आ गया तो हमें पता चल गया कि कौन सी विभक्ति हो गई आपकी, को है, यानी कौन सा कारक हो गया, कर्ता कारक हो गया। इसमें पकड़ना क्रिया का फल चोर पर पड़ रहा है, इसलिए चोर कर्म कारक है। कर्म कारक मुख्य चिन्ह को है। परसर्ग रहित कर्म कारक, जैसे राधा कहानी सुनाती है, तो यहाँ पर कहानी क्या है बेटा, कर्म है। ऐसे ही वह खाना खाता है, खाना क्या है, कर्म है। कई वाक्यों में दो कर्म होते हैं। जैसे माली ने पौधों को पानी दिया, तो दो कर्म है यहाँ पर, पौधों और पानी। ऐसे ही मैंने राम को पत्र लिखा, राम और पत्र। कर्म को ढूंढने के लिए क्या किसे प्रश्न लगाना चाहता है। जो बेटा हमने क्रिया पढ़ी, क्रिया जो हम पढ़ते हैं उसके अंदर ये आपके कर्म के आधार पर जो क्रिया के भेद हैं उसमें हम आगे इसको पढ़ेंगे। फिर है कर्ण। तीसरा जो कारक है आपका कर्ण, से या के द्वारा। इसकी विभक्ति क्या होती है, से या के द्वारा। विभक्ति जिसको हम परसर्ग भी कहते हैं। क्रिया के करने के साधन को करण कारक कहते हैं। कि क्रिया को करने का जो साधन है, यानी जिस भी चीज की सहायता से काम किया जाता है, वो कर्ण कारक में आता है। जैसे मैं चाकू से फल काटता हूँ, किसके द्वारा, चाकू से। उसे तार द्वारा सूचित करो, किसके द्वारा, तार द्वारा। वह पेन से लिखता है, मुझे पत्र द्वारा सूचना मिली। तो उपयुक्त वाक्यों में चाकू, पेन, तार, पत्र आदि की सहायता से काटने, लिखने, सूचित करने, सूचना भेजने का कार्य किया जा रहा है, इसलिए इसमें क्या है बेटा, करण कारक है। ये आपको इसलिए बताया क्योंकि जो करण कारक है वो से जो विभक्ति है आपके दो कारक में आती है, एक अपादान कारक में भी आती है, उसको हम आगे करते हैं। फिर है संप्रदान कारक। संप्रदान में क्या होता है बेटा, इसकी विभक्ति है को और के लिए। संप्रदान यानी देना। तो यहाँ पर वाक्य में कर्ता जिसके लिए क्रिया करता है अथवा उसे कुछ देता है। प्रदान करना यानी कि कुछ देना। तो संप्रदान कारक में कुछ ना कुछ देने का भाव आता है, वहां पर संप्रदान कारक होता है। और विभक्ति को और के लिए है। को विभक्ति हमारी कर्म में भी थी और संप्रदान में भी है, लेकिन जहां पर देने का भाव होगा वहीं पर संप्रदान होगा, अन्यथा कर्म कारक होगा। मैं भिखारी को खाना देता हूँ, को आया लेकिन देने का भाव आया, यानी देता हूँ क्रिया आ गई, तो यहाँ पर संप्रदान होगा। बहन अपने भाई के लिए कमीज लाई, अगर के लिए आ रहा है तो आप अच्छे से पहचान सकते हो कि संप्रदान है। लेकिन अगर को आता है और उसके आगे देना क्रिया आती है, देने का भाव आता है, तो संप्रदान होगा और अन्यथा कर्म होगा। अपादान कारक, इसकी विभक्ति से है और इसका भाव होता है पृथकता, यानी अलग होना, किसी भी चीज से अलग होना। कर्ण में क्या था, किसी के द्वारा कुछ काम होना। संज्ञा या सर्वनाम की जिस रूप से किसी दूसरी वस्तु से अलग होने का भाव हो उसे अपादान कारक कहते हैं। कि किसी भी चीज से उसका अलग होना अपादान कारक है। जैसे पत्ते पेड़ से गिरे, अब पत्ते क्या है बेटा, पेड़ से अलग हो गए। गंगा हिमालय से निकलती है, गंगा वो हिमालय से क्या हो रही है, अलग हो रही है। तो जो से है आपका दो में आ रहा, कर्ण में और अपादान में। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि अलग होने का भाव होगा जब तो अपादान कारक है, और किसी चीज के द्वारा यानी वो साधन का जब काम करेगा वो करण है। अधिकरण कारक, इसकी विभक्ति है में और पर। संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के आधार का ज्ञान हो, क्रिया का आधार यानी जो क्रिया है वो किसी आधार है, वो है अधिकरण कारक। जैसे फल थैले में है, किसमें है, थैले में। जादूगर गाड़ी में बैठा है,
पुस्तक मेज पर है, चट्टान पर विवेकानंद स्मारक बना है। तो में और पर इसमें विभक्ति आएगी आधार, यानी किसी चीज के अंदर कुछ होना या किसी चीज के ऊपर कुछ होना। संबंध कारक है इसका का, के, की, रा, रे, री और ना, ने, नहीं आता है इसमें। संज्ञा के जिस रूप से एक वस्तु का दूसरी वस्तु से संबंध ज्ञात हो, कि इसमें क्या होता है कि संज्ञा का एक वस्तु का दूसरी वस्तु से संबंध ज्ञात होता है, संबंध कारक है। जैसे राम का भाई, पिता के बेटे, पेड़ की ओट, तेरा भाई, मेरे मित्र, तुम्हारी बहन। तो देखो इसमें तो का, के, की आ गया और यहाँ पर रा, रे, दी आ गया। फिर है आपका संबोधन कारक। संबोधन कारक की विभक्ति है हे, अरे। संज्ञा के जिस रूप से किसी को बुलाने या पुकारने का ज्ञान हो, संज्ञा के जिस रूप से किसी को बुलाया जाए या पुकारा जाए वहां पर संबोधन कारक होता है। जैसे हे राम, मैं लुट गया, विस्मय आदि चिन्ह लगता है यहाँ पर, जो ये संबोधन है। अरे तुम आ गए, तो यहाँ पर हम किसी को संबोधित करते हैं। अब है अंतर समझना है कि करण कारक और अपादान में क्या अंतर है और कर्म और संप्रदान में क्यों अंतर है। तो हमने इन दो का ही अंतर क्यों बताया, क्योंकि करण और अपादान दोनों में से विभक्ति लग रही है, तो दोनों का प्रसर्ग से है। करण में से के रूप में लगता है, करण में से के रूप में होता है यानी विद, साथ, जबकि अपादान में से पृथकता के रूप में होता है यानी अलग होने के लिए। जैसे उदाहरण देख लो, मैं पेन से लिखता हूँ, कर्ण कारक है, किसके द्वारा लिख रहा है, पेन के द्वारा। पत्ते पेड़ से गिरते हैं, अपादान है क्योंकि पत्ते हैं वो पेड़ से अलग हो गए हैं। कर्म और संप्रदान में अंतर है, दोनों की कोप्रसर्ग होता है। कर्म कारक में क्रिया का फल उस पर पड़ता है, जबकि संप्रदान में कुछ देने का भाव प्रकट होता है। जैसे मैं राम को पढ़ाऊंगा, को आया कर्म कारक, मैं राम को पुस्तक दूंगा, यहाँ पर देने का भाव, देना क्रिया आ गई तो क्या हो गया आपका संप्रदान। अब आगे आपको ये कारक तालिका दे रखी है, इसके अंदर कारक दे रखे हैं, उनकी पहचान की संक्षिप्त जो परिभाषा हमने पढ़ी थी वो दे रखी है, कारक के चिन्ह दे रखे हैं और उनके एक एक उदाहरण आपको यहाँ पर दे रखे हैं। अब हम देखते हैं प्रश्नोत्तर। सबसे पहला प्रश्न है हमारा, लिंग से आप क्या समझते हैं और हिंदी में कितने लिंग है, प्रत्येक के दो दो उदाहरण दीजिए। उत्तर है, शब्द के जिस रूप से उसके स्त्री या पुरुष जाति होने का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। हिंदी में लिंग के दो भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग के दो उदाहरण हो गए मोर व घोड़ा और स्त्रीलिंग के दो उदाहरण हो गए मोरनी व घोड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वचन से क्या तात्पर्य, हिंदी में कितने वचन होते हैं, उदाहरण सहित बताइए। 100 उदाहरण बताइए। तो वचन है, वचन संज्ञा का वह लक्षण है जो उसके एक या अधिक होने का बोध कराता है, या फिर हम कह सकते हैं शब्द के एक या अनेक होने का बोध कराने वाले शब्द वचन कहलाते हैं। जैसे लड़का, लड़के, पतंग, पतंगे। ठीक है। फिर है वचन के भेद, हिंदी में वचन दो हैं, एक वचन और बहुवचन, ये इनके उदाहरण हैं। दो दो, चूहा और गधा, चूहे और गधे। ठीक है बेटा। प्रश्न है आपका, कारक किसे कहते हैं, 100 उदाहरण बताइए। कारक के कितने भेद हैं, प्रत्येक का एक एक उदाहरण बताइए। तो कारक की परिभाषा है, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से जाना जाए कारक कहलाता है। आगे है, जैसे राकेश ने पुस्तक पढ़ी। अब है कारक के कितने भेद है, प्रत्येक का एक एक उदाहरण। तो उत्तर आ जाएगा आपका ये 4th की कारक के 8 भेद हैं। कर्ता ने, अब आपको साथ साथ में इसके उदाहरण भी दे रखे हैं। कर्ता ने, उदाहरण है इसका, राम ने खाना खाया। कर्म को, मैं शाम को पत्र लिखूंगा। कर्ण से के द्वारा, राम कलम से लिखता है। पहले बेटा मैं ये दिखा देती हूँ, फिर आप वो करना। संप्रदान को के लिए, अपादान से अलग होना, संबंध का, के, की, रा, रे, री, अधिकरण में, पर, संबोधन ये अरे। अब इनके उदाहरण हैं आपके, जैसे कर्ता का राम ने खाना खाया, कर्म मैं शाम को पत्र लिखूंगा, कर्ण राम कलम से लिखता है। संप्रदान गरीबों को खाना दो, अपादान वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, संबंध राम का भाई श्याम है, अधिकरण पुस्तक मेज पर है, संबोधन अरे मोहन तुम अभी तक नहीं गए। अब है आपके आगे एक्सरसाइज, इसमें निम्नलिखित के लिंग बदलिए। सम्राट, सम्राज्ञी, कवि, कवियत्री, कबूतर, कबूतरी, मोर, मोरनी, तेली, तेलन, ब्राह्मण, ब्राह्मणी, सेवक, सेविका, हाथी, हथनी, सेठ, सेठानी, युवक, युवती। बहुवचन शाखा, शाखाएं, नदी, नदियां। लड्डू का बहुवचन लड्डू ही होगा बेटा। सैनिक, सैनिक दल, मित्र, मित्र वर्ग, विद्यार्थी, विद्यार्थीगण, कुर्सी, कुर्सियां, मछली, मछलियां, पौधा, पौधे, पतंग, पतंगे।
अब है यहाँ पर आपको इनके जो अंडरलाइन कर रखे हैं उनके कारक बताने हैं। तो सुरेश का संबंध कारक, गेंद से करण कारक, छत पर अधिकरण कारक, तालाब में अधिकरण कारक, वृक्ष को कर्म कारक, माताजी के लिए संप्रदान कारक, अरे संबोधन कारक, श्याम को कर्म कारक, रमेश ने कर्ता कारक और घोड़े से अपादान कारक, कि घोड़े से गिर पड़ा इसलिए अपादान कारक। नेक्स्ट है नीचे लिखे वाक्यों को कारकों की दृष्टि से शुद्ध करके लिखना है। जैसे गीता ने नहाना है, तो यहाँ पर कहेगा गीता को नहाना है। यह गाड़ी शाम में छूटेगी, यह गाड़ी शाम को छूटेगी। हम खाना खा लिए हैं, हमने खाना खा लिया है। मेरे को कुछ नहीं मालूम, मुझे कुछ नहीं मालूम। रोगी स्टूल में बैठा है, रोगी स्टूल पर बैठा है। इनके स्त्रीलिंग बनाने हैं कवि, कवित्री, मालिक, मालकिन, सम्राट, साम्राज्ञी। इनके प्रसर्ग लगाना है यानी विभक्ति लगानी है। मैंने रमन को सूचना भिजवा दी थी। मैं बड़े भाई के लिए कमीज लाया हूँ। उसके आते ही कक्षा में भूचाल आ गया। रोहिणी ने मुरली वाले का स्वर सुना। रमेश ने खाना खा लिया है। तो बेटा ये एक्सरसाइज है, ये आप कंप्लीट बुक में करोगे और जो क्वेश्चन आंसर हैं वो आपको नोटबुक में नोट करने हैं। थैंक यू। Good morning 7th class student. As you know that in our mathematics class chapter 14 is going on. This is the last chapter of our SA1 syllabus. In a previous class we have completed our exercise 14.1 and so today we will start exercise 14.2 and we will discuss in this class net of solid shapes. So let's continue. Now exercise 14.2. इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ जो नेट होते हैं हमारे किस तरह से होते हैं। देखो क्यूबॉइड का हमें नेट इस बुक में गिवन है, ड्रॉ करके दिया हुआ है। किस तरह से दिया हुआ है? इस तरह से दिया हुआ है। इसमें फेसेस कितने होते हैं हमारे? 6 फेसेस होते हैं। 6 हमारे रेक्टेंगुलर फेसेस होते हैं। तो देखो 1 2 3 4 5 6 रेक्टेंगुलर फेसेस है। और जो डॉटेड लाइन है ये शो कर रही है कि जहां डॉटेड लाइन है उसी पार्ट को हमें फोल्ड करना होता है। जब हम इन पार्ट्स को फोल्ड करेंगे तो ये हमारा क्यूबॉइड की फॉर्म आ जाएगी। W स्टैंड फॉर width, L स्टैंड्स फॉर लेंथ, H स्टैंड्स फॉर हाइट। तो ये हमारा हो जाएगा क्यूबॉइड की शेप। अब जब हम इसको फोल्ड करेंगे तो हमारी जो शेप आएगी वो इस तरह से आएगी। जब हम इसको फोल्ड करेंगे तो ये हमारी क्यूबॉइड की शेप इस तरह से हो जाएगी। ऐसे ड्रॉ करेंगे, ये हमारी शेप आ जाएगी क्यूबॉइड की। आपको नोटबुक में भी इसी तरह से ये ड्रॉ करनी है। क्यूबॉइड की शेप ऐसे हो जाएगी। इसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट शेप हमें गिवन है सिलेंडर। अब देखो सिलेंडर भी क्या होता है, इस तरह से हमारा होता है। सिलेंड्रिकल जो सॉलिड शेप है वो हमारी इस टाइप से होती है। नेक्स्ट जो शेप है भी हमारी सिलेंडर है। देखो इस तरह से हम इसको सिलेंडर को ड्रॉ करते हैं। ये हमारा सिलेंडर हो गया है। दिस इज द रेडियस ऑफ अ सिलेंडर एंड दिस इज द हाइट ऑफ अ सिलेंडर। दिस इज द रेडियस ऑफ अ सिलेंडर एंड दिस इज द हाइट ऑफ अ सिलेंडर। अब हम इसका नेट ड्रॉ करते हैं। तो देखो नेट हम इस तरह से ड्रॉ करते हैं। ये जो कर्व्ड पार्ट होता है ये हम प्लेन बनाएंगे। इसको जब हम रोल करेंगे तो इसमें 2 फ्लैट सरफेस बनते हैं हमारे सर्कुलर। तो ये जो सर्कुलर फेस है ये हमारा क्या होता है? रेडियस। और ये वाला पार्ट जो होता है वो हमारी हाइट। इसको जब हम रोल करेंगे तो हमारी सिलेंडर की इस तरह से फॉर्म बन जाएगी। नेक्स्ट हमें दी हुई है नेट ऑफ राइट प्रिज्म। राइट प्रिज्म कैसे बनेगा? उसमें क्या होते हैं? टोटल 5 फेसेस होते हैं। 3 हमारे रेक्टेंगुलर होते हैं और 2 हमारे ट्रायंगुलर होते हैं। देखो तो 3 फेसेस दिए हुए रेक्टेंगल के, 1 2 3 और 2 हमें ट्रायंगुलर फेसेस दिए हुए। और जो डॉटेड लाइन है ये शो करे कि हम इस पेपर को इस तरह से फोल्ड करेंगे तो हमारी जो शेप आएगी वो इस टाइप से हमारी शेप आएगी। नाउ एक्सरसाइज 14.2 आइडेंटिफाई द नेट ऑफ अ क्यूब फ्रॉम द फॉलोइंग नेट। हमें आइडेंटिफाई करना है कि नेट ऑफ द क्यूब का क्या होगा। अब देखो हमने क्यूबॉइड का मैंने नेट आप लोग को दिखाया था, लेकिन जो क्यूब होता है उसके सारे बॉक्सेस ना स्क्वायर शेप में होंगे। सारे के सारे स्क्वायर शेप होंगे। जैसे 1 ये भी स्क्वायर शेप है सारे, और 6 है हमारे 1 2 3 4 5 6 है। तो ये भी इनको हम फोल्ड करेंगे तो क्यूब बन जाएगा। अब देखो ये भी हमारे क्या है, इनको हम फोल्ड करते हैं। सपोज करो मैं यहां से इसको ऐसे फोल्ड कर देती हूँ और ये वाला पार्ट, तो ये अपर ये साइड पार्ट है, ये भी साइड में पार्ट आएगा। तो इससे क्या है, इनको फोल्ड करने से क्या हमारा क्यूब फॉर्म हो जाएगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज ड्रॉ द नेट ऑफ द फॉलोइंग सॉलिड शेप्स। हमें नेट बनाने
क्यूबॉइड। क्यूबॉइड का नेट मैंने अभी आपको दिखाया था किस तरह से ड्रॉ करना है आपको। इस तरह से आपको अपनी नोटबुक में ड्रॉ करना है और उसके बाद आपको क्यूबॉइड भी ड्रॉ करना है। ये क्यूबॉइड भी आपको ड्रॉ करना है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है हमारे पास रेक्टेंगुलर प्रिज्म। अब देखो रेक्टेंगुलर प्रिज्म भी कैसे बनेगा। हमारे पास जो रेक्टेंगुलर प्रिज्म है उसमें रेक्टेंगुलर फेसेस होंगे, तो हमें भी उसमें भी इसी तरह से हमें ड्रॉ करना है नेट। ये हमारे रेक्टेंगुलर 4 फेसेस होंगे यहाँ पे, और 2 फेसेस साइड वाले ये होंगे। ये हम फोल्ड करेंगे यहाँ से ऐसे, ये हमारा फोल्डेड पार्ट होगा, और ये हमारे 2 साइड पार्ट्स होंगे इस तरह से। इनको भी हमें फोल्ड करना होता है। ये हमारा रेक्टेंगुलर प्रिज्म के लिए होगा। क्यूबॉइड और रेक्टेंगुलर प्रिज्म दोनों में सेम ही नेट बनता है हमारा। ये विड्थ हो जाएगी, ये हमारी हाइट हो जाएगी, ये हमारी लेंथ हो जाएगी। तो अब हम इसको जब फोल्ड करेंगे तो ये रेक्टेंगुलर प्रिज्म बन जाएगा हमारा इस तरह से। ये हो गया हमारे पास रेक्टेंगुलर प्रिज्म। दिस इज अवर रेक्टेंगुलर प्रिज्म। इस तरह से आपको ड्रॉ करना है अपनी नोटबुक में और राइट करना है दिस इज अ नेट ऑफ रेक्टेंगुलर प्रिज्म। एंड द थर्ड पार्ट इज सिलेंडर। अब हमें सिलेंडर का भी हमें नेट ड्रॉ करना है। तो देखो किस तरह से करेंगे हम सिलेंडर का नेट ड्रॉ। पहले हम सिलेंडर ही ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा सिलेंडर हो गया है। अब इसका नेट ड्रॉ कर देते हैं इसके साइड में। ये इसका क्या हो जाएगा हमारा नेट। ये हमारे पास हो गया नेट। दिस इज अ रेडियस ऑफ अ सिलेंडर एंड दिस इज अ हाइट ऑफ अ सिलेंडर। यहाँ भी हम मेंशन कर देते हैं रेडियस, और ये होगी हमारे पास हाइट। आपको इस तरह से सिलेंडर का भी नेट बनाना है। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट इज ट्रायंगुलर प्रिज्म। अब ट्रायंगुलर प्रिज्म होता है, इसमें हमारे 5 फेसेस होते हैं। 3 तो हमारे रेक्टेंगुलर होते हैं और 2 हमारे ट्रायंगुलर होते हैं। तो देखो अब कैसे ड्रॉ करेंगे। हम पहले 3 फेसेस ड्रॉ कर लेते हैं अपने रेक्टेंगुलर। ये हमारे रेक्टेंगुलर 3 फेसेस ड्रॉ करते हैं हम, और 2 फेसेस हम बनाएंगे ट्रायंगुलर। ये 2 हो गए हमारे ट्रायंगुलर फेसेस इस तरह से। और ये हम डॉटेड शो करेंगे क्योंकि यहाँ से हमें अपने पेपर को फोल्ड करना है। ये ट्रायंगल्स आप थोड़ी बड़ी बनाना। तो कितने फेसेस हो गए 1 2 3 4 5। जैसा मैंने आपको बताया था 5 फेसेस होते हैं। जब आप इसकी शेप बनाओगे तो वो शेप किस फॉर्म में बनेगी, इस तरह से हमारी शेप बनेगी। 2 ट्रायंगल्स ड्रॉ करेंगे हम यहाँ पे, इस तरह से हमारी ट्रायंगल्स ड्रॉ करेंगे, लाइन ऐसे मैच करेंगे। ये हो गया हमारा ट्रायंगुलर प्रिज्म। इस तरह से आपको ड्रॉ करना है। ये नेट हो गया उसका, और ये हमारी शेप हो गई है ट्रायंगुलर प्रिज्म की। नेक्स्ट है हमारे पास पिरामिड। अब हमें ड्रॉ करना है पिरामिड। पिरामिड में क्या होता है कि पिरामिड में भी हमारे पास क्या 5 फेसेस होते हैं। 1 फेस तो होगा हमारा स्क्वायर का, और जो बाकी के जो 4 फेसेस होते हैं वो होते हैं हमारे ट्रायंगल के। इस तरह से आपको चारों तरफ ट्रायंगल्स ड्रॉ करने हैं। ये हो जाएगी हमारी ट्रायंगल। सपोज करो आपने 3 सेंटीमीटर का अपना ये ले लिया है स्क्वायर, और यहाँ आप ले लेना 5 सेंटीमीटर के लिए। तो ये आपका जब आप इसको फोल्ड करोगे, यहाँ से आपके सारे पेपर्स को फोल्ड करना है इन चारों तरफ से। इन चारों ट्रायंगल्स को आप फोल्ड करोगे और ये मीट करेंगे इस तरह से। देखो जब आपकी फिगर ड्रॉ हो जाएगी, जब आप इस शेप को ड्रॉ करोगे वैसे पेपर से, तो इसको इस तरह से बनाओगे। आपकी शेप कुछ इस टाइप से आपको नजर आएगी। ये सारे ट्रायंगल्स यहाँ पे मीट करेंगे इस वर्टेक्स के ऊपर। ये हो गया हमारा पिरामिड। इसका जो बेस हो गया वो स्क्वायर हो गया, और जो बाकी के साइड फेसेस है वो हमारे ट्रायंगुलर फेसेस है। दिस इज अवर पिरामिड। नेक्स्ट इज कोन। अब देखो कोन क्या होता है। कोन की शेप हमारी इस तरह से होती है जैसे हमारी बर्थडे कैप होती है। आइसक्रीम की भी आपने कोन खाई है ना, उस तरह से होता है कोन। इसमें 2 फेसेस होते हैं, 1 और 2। इसमें एक वर्टेक्स होता है। अब देखो इसमें क्या होता है, एक ट्रायंगुलर फेस हो जाएगा और एक हो जाएगा हमारा सर्कुलर फेस। ये हो गया हमारा नेट। इसकी 1 एज होती है, ये एज है। यहाँ से हम इसको फोल्ड करते हैं। इसको जब आप फोल्ड करोगे तो ये इस तरह से बन जाएगा आपका कोन। ये हो गया आपका कोन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ दीज नेट विल मेक ट्रायंगुलर प्रिज्म, वेरीफाई बाय एक्चुअल ड्राइंग एंड लार्ज फिगर, कटिंग दैम एंड देन फोल्डिंग। अब देखो आपको देखना ट्रायंगुलर प्रिज्म में हमारे 3 स्क्वायर फेस होते हैं और 2 हमारे ट्रायंगुलर फेस होते हैं। तो अब जब हम इनको फोल्ड करते हैं तो ये क्या हमारा ट्रायंगुलर प्रिज्म बनेगा? नहीं बन पाएगा यहाँ से। तो अब हमने सेकंड पार्ट में देखा तो दोनों ट्रायंगल हमारी सेम साइड में आ रही है, इनसे भी नहीं बन रहा है, इस पे भी नहीं बनेगा। जब हमारा फोर्थ पार्ट है तो देखो हमारा जो बेस है वो ये ट्रायंगल का रहेगा, ट्रायंगुलर प्रिज्म का जो बेस है वो हमारा ट्रायंगल रहेगा। अब जब यहाँ से हम इसको फोल्ड करेंगे, इस स्क्वायर को यहाँ से इस स्क्वायर को फोल्ड करेंगे और यहाँ से इस स्क्वायर को फोल्ड करेंगे, और जो अपर पार्ट आएगा ना ये भी हमारा ट्रायंगल का आएगा फोल्ड करने पे, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसको हम कहेंगे दिस इज अ राइट ट्रायंगुलर प्रिज्म, नेट ऑफ ट्रायंगुलर प्रिज्म। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज 14.2 में हम इतना ही करेंगे। थैंक यू। Student, a very warm morning to all my dear student of class 7. This is Vinita ma'am, your science teacher. Welcome you to our YouTube channel of online classes. Student, as you know that we are revising our syllabus content. So in this our previous video I have told you about the chapter 17, that is the forest, our lifeline. You know about the forest, that it is a very vast and very important for our life, and we already have discussed about its importance factor. Now we are going to continue the biotic component of this chapter. So let's start. Student, our today's content is biotic component of forest. As you know that biotic component means refers to the content that are firstly they are living, because biotic है and plus में वो nature से related होगा। तो biotic component of forest include the plant and animal both, and the living organisms can be classified into different on characters on the basis of few characteristics। हमने उसको classify किया है। The first one is producers and or autotrophs. We can call them autotrophs also. The next one is consumers or the heterotrophs and saprotrophs. The last one is decomposers. Okay, one by one we will discuss about these. Firstly, have a look on the producers. They are the those plants who make their own food, and they are also called the producers and autotrophs. इनको हम producers और autotrophs भी बोलते हैं student, because they both are going to prepare their food for themselves and for other ones also who depend on them, and by the process of photosynthesis. So autotrophs को student we call the green plant that have chlorophyll present in the leaves to make their food. By the photosynthesis की process से वो food बनाते हैं, because they are having the pigment that we call the chlorophyll, and this is the requirement for the photosynthesis that is present into their leaves, and they require the sunlight, carbon dioxide, minerals, soil से ये ले करके, and after that they prepare their food. The next is consumer. Consumers are those who consume. From the name it we can go through it. All the animal depend on plants for food, since they are unable to make their own food. So they are called consumer and heterotrophs. You know very well that plants are the only thing that can prepare their own food. वो अपना खाना खुद बना सकते हैं. Only animals के अंदर ये कैटेगरी मतलब ये कैपेसिटी नहीं होती, बिकॉज दे आर नॉट हैविंग द क्लोरोफिल, वो उसके अंदर नहीं होता है और ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस भी नहीं कर सकते हैं. एंड थ्रू दिस कि जब हम फूड को कंज्यूम करते हैं, सो दैट इज़ द रीज़न वी कॉल द कंज्यूमर्स, एंड इन्हें हम हेटरोट्रॉप्स भी बोलते हैं. दे आर डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग ग्रुप्स अपॉन व्हाट दे ईट. जिस भी चीज़ को वो खाते हैं उसकी कैटेगरी उसी थिंग को ध्यान में रखते हुए दे आर डिवाइडेड इनटू फ्यू कैटेगरीज. सो हैव अ लुक. The organisms which eat plant or plant products as their food for called herbivorous. हॉर्स काउ डियर, इनको हम हर्बिवोर्स बोलते हैं बिकॉज ये हर्ब्स को खाते हैं, प्लांट्स को खाते हैं और प्लांट प्रोडक्ट को खाते हैं. सो दैट इज़ द रीज़न वी कॉल देम हर्बिवोर्स. एग्जाम्पल है हॉर्स, डियर, काउ एक्सेट्रा. द नेक्स्ट वन इज़ द ऑर्गेनिजम्स विच ईट ओनली फ्लैश ऑफ एनिमल. हु ईट ओनली फ्लैश ऑफ एनिमल, जो किसी भी दूसरे एनिमल का फ्लैश खाते हैं. सो वी कॉल देम कार्निवोर्स बोलते हैं उनको. लायन, टाइगर, leopard, so many more are examples there. The next one is about the scavengers. Scavengers क्या होते हैं student? Those who depend on the
डेड बॉडीज ऑफ द एनिमल। अ स्पेशल टाइप ऑफ एनिमल, एक विशेष प्रकार के होते हैं, बहुत ही डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं इनकी, दैट फीड ऑन द और दैट कंज्यूम्स ऑन द डेड बॉडीज ऑफ द एनिमल्स और प्लांट्स। ये डेड बॉडीज़ को खाते हैं, ओनली द डेड बॉडीज ऑफ एनिमल्स, नॉट प्लांट की डेड बॉडीज़ को नहीं खाते ये, बिकॉज ये एनिमल ईटर होते हैं। एंड एग्जाम्पल्स आर जैकल एंड वल्चर्स आर फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ द स्कैवेंजर। यू कैन सी द डायग्राम ऑफ दीज। The next one is student omnivores, the organism which eat both plant and animal, वो जो दोनों को खाते हैं, whether plant हो या animal को, that we call the omnivores कहते हैं उन्हें। human, bear, cats को हम omnivores बोलते हैं। Okay, the next is about the organisms which derive their food from the dead and decaying plant, whether वो dead and decaying plant से ले या animal से लेते हैं, उन्हें हम student saprophytes बोलते हैं और सेप्रोट्रॉप्स भी बोलते हैं। द अदर वर्ड इज सेप्रोट्रॉप्स और सेप्रोफाइट्स। सी दिस इज द मशरूम, ये क्या करता है, इस प्लांट के ऊपर, डेड प्लांट एंड एनिमल्स के ऊपर फीड करता है, वहाँ से वो न्यूट्रिशन डेरिव करता है। द मशरूम, ईस्ट, बैक्टीरिया आर सम कॉमन सेप्रोट्रॉप्स, ये कुछ कॉमन सेप्रोट्रॉप्स की एग्जाम्पल हैं, दैट यू कैन सी इन द डायग्राम ऑल्सो। द नेक्स्ट वन इज डिकम्पोजर स्टूडेंट। डिकम्पोजर्स आफ्टर द प्लांट एंड एनिमल डाई, जब प्लांट और एनिमल डाई हो जाते हैं, मर जाते हैं, देन व्हाट हैपन, ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड डिकम्पोजर्स यूज द डेड ऑर्गेनिक मैटर एज अ सोर्स, फूड सोर्स। वो उस प्लांट और एनिमल को, जो डेड बॉडीज है प्लांट की या फिर एनिमल को, दैट ऑन दैट दे फीड, तो उस ऑर्गेनिक मैटर पर वो फीड करते हैं, एज अ फूड सोर्स उसे ईट करते हैं। दे ब्रेक डाउन द डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स इनटू सिंपलर सब्सटेंस, उसके बाद क्या करते हैं, उसकी डेड बॉडीज़ के जो हार्ड और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं, कंपाउंड सब्सटेंस होते हैं, उनको वो सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट करते हैं। सो दैट इज़ द रीज़न दे आर कॉल्ड द डिकम्पोजर्स। इन दिस प्रोसेस दे रिटर्न इंपॉर्टेंट मटेरियल टू द सॉयल एंड वाटर। तो इस तरीके से क्या करते हैं, कुछ जो इम्पॉर्टेंट मटेरियल होते हैं उनको वापस से सॉयल में एंड वाटर में बैक टू द रिटर्न कर देते हैं, मीन्स क्योंकि वो उसको ऊपर फीड करते हैं, उसकी बॉडी को डिकम्पोज कर देते हैं उसी सॉइल के अंदर। द बैक्टीरिया एंड मशरूम आर द एग्जाम्पल ऑफ डिकम्पोजर्स। तो बैक्टीरिया एंड मशरूम जो हैं वो उनके डिकम्पोजर्स के एग्जाम्पल हैं। नाउ द नेक्स्ट इज द स्टूडेंट फूड चेन। लेट्स हैव अ लुक ऑन द फूड चेन। फूड चेन क्या होता है स्टूडेंट, थ्रू इट्स नेम यू कैन गो थ्रू इट दैट फूड चेन, फूड यानी भोजन को खाने की एक ट्रेन जो श्रृंखला बनती है। सो ऑल द एनिमल डिपेंड ऑन प्लांट। आपको पता है स्टूडेंट, यू नो वेरी वेल दैट प्लांट्स और एनिमल, प्लांट्स के ऊपर जितने भी हमारे ऑर्गेनिजम्स या एनिमल्स होते हैं, दे आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दे बोथ डिपेंड अपॉन इट, बिकॉज द प्लांट्स आर द प्रोड्यूसर्स एंड दे प्रिपेयर देयर फूड एंड आर ईटन बाय द हार्बिवोर्स। तो वो हार्बिवोर्स के थ्रू खा लिए जाते हैं। हार्बिवोर्स आर दोज एनिमल हु ईट हर्ब्स, ऑलरेडी मैंने आपको जस्ट फ्यू सेकेंड्स अगो अभी बताया। देन हार्बिवोर्स इन टर्न आर ईटन बाय द कार्निवोर्स, फिर उस producers are eaten by herbivores and herbivores are eaten by the carnivores and carnivores further are eaten by the larger carnivores। तो क्या होता है, ये पूरा continuous प्रोसेस चलता रहता है। इन दिस फूड चेन द एनर्जी इज ट्रांसफर फ्रॉम प्लांट टू हार्बिवोरस। तो इस तरीके से वो प्लांट से हार्बिवोरस में, हार्बिवोरस से कार्निवोरस, कार्निवोरस से लार्जर कार्निवोरस, इस तरीके से वो एनर्जी जो है वो ट्रांसफर हो रही है। सो दैट इज टर्म्ड एज फूड चेन। The sequence of living organisms in which one organism eat another is called food chain। एक ऐसी चेन, एक ऐसी श्रृंखला, एक ऐसा सीक्वेंस in which the organisms are eaten by another one। तो कोई एक ऑर्गेनिज्म दूसरे के थ्रू ईट किया जाता है। Thus a food chain shows what organisms eat। तो इस तरीके से फूड चेन शो करता है कि किस ऑर्गेनिज्म ने किसको खाया है। एंड इट शोज द इंटरडिपेंडेंस, वो इंटरडिपेंडेंस भी शो करता है कि हाउ दे बोथ आर डिपेंड अपॉन ईच अदर। ऑल द फूड चेन्स बिगिन फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स द प्लांट। हमेशा कोई भी फूड चेन के बारे में हम बात करेंगे स्टूडेंट, दैट बिगिन्स फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स, जो कि प्लांट होते हैं, बिकॉज फूड ही वही प्रिपेयर करते हैं। सो लेट्स हैव अ लुक ऑन द एग्जाम्पल। ग्रास इज ईटन बाय ग्रासहोपर। ग्रासहोपर इंसेक्ट है, इंसेक्ट्स आर ईटन बाय द फ्रॉग। फ्रॉग ने क्या किया, इंसेक्ट को खा लिया। एंड फ्रॉग इज ईटन बाय द स्नेक, उसको स्नेक ने खा लिया। एंड स्नेक इज ईटन बाय द ईगल। सी दिस इज द सीक्वेंस। ग्रास eaten by grasshopper, grasshopper eaten by frog, frog eaten by snake, snake eaten by eagle। So this is the food chain, इसे हम एक food chain बोलते हैं। Now the other examples are grass eaten by zebra, zebra eaten by lion, grass eaten by deer, deer eaten by tiger, plants eaten by rats, rats eaten by snake, snake eaten by hawk। So student in this 3 एग्जाम्पल्स और जो मैंने ऑलरेडी एक डिस्कस किया है उसमें हम
देख रहे हैं कि प्लांट या फिर ग्रास, ये दो ही नाम स्टार्टिंग में आए. सो दीज आर द प्रोड्यूसर्स एंड आफ्टर दैट द प्रोड्यूसर आर इटन बाय द कार्निवर्स. ओके, या फिर वो हार्बिवर्स के थ्रू खा लिए जा रहे हैं. सॉरी, कार्निवर्स के थ्रू नहीं, ओनली हार्बिवर्स के थ्रू, बिकॉज हार्बिवर्स ही प्लांट को खा सकते हैं, कार्निवर्स उसे नहीं खा सकते. ओके, या फिर वो ऑमनिवर्स के थ्रू खाया जाएगा, जैसे कि रैट जो है हमारा ऑमनिवर्स है, बिकॉज ये प्लांट को भी खा सकता है एंड इंसेक्ट्स वगैरह इसको भी मतलब खाता है. सो ये हमारा ऑमनिवोर है. दिस इज हार्बिवर्स. ओके, सो दिस फूड चेन कंटिन्यू. तो इस तरीके से पूरे फॉरेस्ट में बहुत सारे फूड चेन एग्जिस्ट करते हैं एंड इंटरडिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे से. तो इस तरीके से फूड वेब बनता है. सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ फूड वेब. इसमें आप देख सकते हो स्टूडेंट दैट समवन इज इटन बाय समवन. स्नेक, देखिए यहाँ पे ग्रीन प्लांट है, ग्रीन प्लांट को माउस ने खाया, माउस को आउल ने खाया एंड आउल को कौन खा सकता है अभी फिलहाल तो इसमें नहीं बताया गया, बट इट कैन ऑल्सो बी इटन बाय समवन ऑल्स. ओके, तो नेक्स्ट देखिए प्लांट को माउस ने खाया, माउस को स्नेक ने, स्नेक को काइट ने. तो सेम इसी तरीके से इस माउस को किसने खा लिया, वाइल्ड कैट ने, वाइल्ड कैट को किसने खा लिया, लायन ने. फिर इधर से गॉट ने खाया, गॉट ने जैकल, जैकल को लायन. तो इस तरीके से तो दिस इज अ फूड चेन, कॉम्प्लेक्स फूड चेन. इन दिस एनीवन कैन ईट टू एनीवन. ओके, इस तरीके से एक सीक्वेंस बनता है एंड फूड एनर्जी डेराइव होती है फ्रॉम वन स्टेप टू अनदर. So student, that's all was our today's content. Now you have to do the long questions in your fair notebook. This is the long question 4th. Question number 4th में interdependence of plant and animal, you have to told about that कि किस तरीके से plant और animal एक दूसरे के ऊपर depend होते हैं. The next is question number 5th. In this you have to tell you about the different effect of the deforestation के effects क्या होते हैं. So that's all for today's content. Goodbye, take care. Students, welcome to our online classes. This is for class 7. In previous class we have read our 4th chapter, the Mughal Empire. Today we read the remaining points. So let we start our class with the territorial expansion की जो प्रादेशिक विस्तार था वो अकबर के टाइम में, अकबर पढ़ रहे थे हमने बाबर और हुमायूं पढ़ लिया था. अब बाबर और हुमायूं का बेटा बाबर का बेटा हुमायूं था और हुमायूं का बेटा अकबर था. तो अकबर के बारे में हम पढ़ रहे थे. तो अब उसके हम जो प्रदेशीय विस्तार है, राज्य का जो विस्तार उसने किया, उसके बारे में पढ़ेंगे. अकबर एक्टिवली फॉलोड ए पॉलिसी ऑफ टेरिटोरियल एक्सपेंशन कि अकबर ने एक सक्रिय रूप से पॉलिसी अपनाई राज्य विस्तार की. ही फर्स्ट सबडिविडेड द राजपूत बिफोर मूविंग ऑन द अदर रीजन्स. सबसे पहले उसने राजपूत को अपने अंडर में लिया किसी और रीजन में जाने से पहले. In 1516 CE, Malwa was captured by Akbar, which was followed by the conquest of Gondwana in 1564 CE. कि 1561 में मालवा को कैप्चर करने के लिए अकबर गया और उसके लिए उसने जो कॉन्क्वेस्ट करी, जो लड़ाई करी, वो गोंडवाना में करी in 1564 CE में. गोंडवाना however was restored to its rulers. कि जो गोंडवाना है वो रिस्टोर्ड टू हिज रूलर्स, मतलब कि उसके रूलर्स के द्वारा वापस ले लिया गया. मेवार वॉज कॉन्क्यूर्ड इन 1568 CE, रणथंबोर इन 1569 CE एंड द नेक्स्ट ईयर सा द सबमिशन ऑफ द रूलर ऑफ मेवार, बीकानेर एंड जैसलमेर टू अकबर. ये है बेटा कि हाउएवर वॉज रिस्टोर्ड टू हिज रूलर्स कि गोंडवाना है जो किस तरीके से रेस्टोर्ड, कि गोंडवाना जो राज्य है वो उसके शासकों द्वारा कैसे राज्य किया जा रहा था, तो उसको फिर इन्होंने 1568 में जीत लिया था. 1564 में. मेवार जो है उसको इन्होंने जीता 1568 में, रणथंबोर को 1569 में और नेक्स्ट ईयर सो द सबमिशन ऑफ द रूलर ऑफ मेवार, बीकानेर एंड द जैसलमेर टू अकबर. कि जो रूलर थे मेवाड़ के, बीकानेर के और जैसलमेर के, उन्होंने अकबर के सामने अपना सबमिशन कर दिया, मतलब अकबर के सामने वो झुक गए, उनके सामने उन्होंने अपना आत्मसमर्पण कर दिया. अकबर देन डायरेक्टेड हिज अटेंशन टुवर्ड्स गुजरात. और अब अकबर ने अपना सीधा कहाँ पे अटेंशन लिया, गुजरात की तरफ. सून अलाहाबाद वॉज कैप्चर्ड इन 1572 CE अलोंग विद सूरत एंड सरनाल. और फिर इलाहाबाद को कैप्चर कर लिया इन्होंने 1572 में सूरत और सरनाल के साथ. दिस विक्ट्री गेव दैम कंट्रोल ओवर द रिच मैरिटाइम ट्रेड. और ये जो सारे इन्होंने जीत हासिल की थी, उन्होंने इसको दिया
अकबर के काल में जो इनका रिच मैरीटाइम ट्रेड था, मतलब कि उन्होंने पूरा कंट्रोल कर लिया, जो ट्रेड का एक बहुत ही अच्छा रिच मैरीटाइम था, अच्छा ट्रेड जहां से होता था उस जगह को इन्होंने कैप्चर कर लिया। बंगाल वॉज डिफेटेड इन 1574 CE, काबुल इन 1581 CE एंड कश्मीर इन 1586 CE। कि बंगाल को कब हराया इन्होंने? 1586 में, 1574 में, काबुल को 1581 में और कश्मीर को 1586 में। पार्ट ऑफ द डेक्कन लाइक बेरार, खंदेश एंड अहमदनगर ऑल्सो केम अंडर अकबर रूल इन 1601 CE। कि दक्षिण के जो पार्ट थे, बेरार था, खंदेश था और अहमदनगर था, उनको भी इन्होंने 1601 CE तक अपने अंडर में ले लिया था। Thus the Mughal Empire made an impressive expansion. The city of Fatehpur Sikri was built to celebrate the conquest of Gujarat. कि इस तरह मुगल एम्पायर ने एक इम्प्रेसिव एक्सपेंशन किया, एक एक्सप्रेसिव मतलब कि प्रभावशाली विस्तार किया। और जो सिटी है फतेहपुर सीकरी, उसको इन्होंने किस लिए बनवाया था? कि इन्होंने गुजरात के ऊपर जो अपनी विजय प्राप्त कर ली थी उसके लिए बनवाया था। रिलेशनशिप विद द राजपूत, कि राजपूत के साथ इनके कैसे रिलेशन थे। अकबर न्यू दैट ही नीडेड द सपोर्ट ऑफ द राजपूत किंग टू कंसोलिडेट हिज मैसिव एम्पायर। कि अकबर जानते थे कि उनको सपोर्ट की जरूरत है राजपूत की अपने राज्य के विस्तार के लिए, अपने राज्य को चलाने के लिए। मोर ओवर ही रिस्पेक्टेड हिज द ब्रेवरी, क्लेवरी एंड करेज ऑफ द राजपूत। और इसीलिए वो सम्मान करते थे राजपूत की वीरता का, उनकी चतुराई का और उनके साहस का। एंड treated them as equal. Thus there existed a cordial relation between the Mughal and the Rajput during Akbar's reign. और वो उनको इक्वल ट्रीट करते थे, जैसे उनके राज्य के लोग थे उसी तरह वो राजपूत को भी ट्रीट करते थे। इसीलिए उनके बीच में एक अच्छा संबंध स्थापित हो गया था, ठीक है, अकबर के काल में। मैट्रिमोनियल अलायंसेस वर ऑल्सो फॉर्म ड्यूरिंग दिस टाइम बिटवीन द टू। और जो वैवाहिक संबंध थे वो भी इस टाइम में स्थापित हो गए थे। अकबर मैरिड द राजपूत प्रिंसेस ऑफ अम्बेर। कि अकबर ने राजपूत की जो राजकुमारी थी, राजपूतों की जो राजकुमारी थी उसको ऑफ अम्बेर, अम्बेर की जो राजकुमारी थी राजपूतों की, उससे शादी की। हर फादर राजा भारामल वॉज गिवन ए हाई रैंक एट द मुगल कोर्ट। और उनके पिता जो थे राजा बैरामल, उनको उन्होंने अपने कोर्ट में एक उच्च पद दिया। हिज सन एंड ग्रैंडसन्स वर ऑल्सो मेड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स इन द मुगल स्टेट। और उनके जो बेटे और पोते थे उन्होंने भी एक प्रशासनिक ऑफिशियल्स का काम किया मुगल साम्राज्य के अंदर, मुगल राज्य के अंदर। अकबर मैरिड अदर राजपूत प्रिंसेस टू। अकबर ने और भी राजपूत प्रिंसेसेस से शादी की। ये देखिए अकबर है और वो राजपूत प्रिंसेस है, बैरामल की बेटी, तो इन्होंने शादी की। The Rajput ruler who accept Akbar's superiority were made to rule their own kingdoms in return of regular tributes. कि जो राजपूत रूलर्स who accept Akbar's superiority, कि जिन्होंने अकबर की सुपेरिटी को मान लिया था, उन्होंने अपना राज्य मतलब कि वो अपना राज्य खुद चलाते थे, क्योंकि जो अकबर थे उन्होंने वो राज्य उनको रिटर्न कर दिए थे। They knew that it was beneficial for them to remain allies with Akbar than became his enemy. और वो जानते थे कि ये उनके लिए बेनिफिशियल है कि हम अकबर से दुश्मनी मोल ना लेके उन अपना मतलब कि अकबर को अपना एनिमी ना बनाए। Nevertheless, there were other Rajput king who refused to submit to the Mughal ruler. और कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने राजपूत की जो रूल था उनको नकार दिया था। There were the state of रणथंभौर एंड जोधपुर। ये कौन कौन से स्टेट थे? जोधपुर, रणथंभौर, which were subsequently conquered by अकबर, कि जिनको अकबर ने जीता। राणा प्रताप सिंह द किंग ऑफ मेवाड़ बिकम अकबर स्ट्रॉन्गेस्ट ओपोनेंट। और अकबर जो राणा प्रताप सिंह थे वो मेवाड़ के राजा थे और वो अकबर के स्ट्रॉन्गेस्ट ओपोनेंट थे, मतलब उनके प्रतिद्वंदी थे, विरोधी थे। देयर फोर्सेस मैट एट द बैटल ऑफ हल्दी घाटी इन 1576 CE। और इनकी जो फौज थी, आर्मी थी, वो बैटल ऑफ हल्दी घाटी इन 1576 में इनकी बैटल हुई, इनकी लड़ाई हुई।
The Rana refused to accept Akbar's superiority even after his death at the battle. और राणा ने उनकी अकबर की जो सुपेरिटी थी स्वीकार नहीं की अपनी मौत तक, अपनी मृत्यु तक, जब वो लड़ाई में लड़ रहे थे. Owing to the fact that many Rajput rulers became close allies of the Mughal rulers. और इन सारे जो फैक्ट हैं, तथ्य हैं, इनसे पता लगता है कि बहुत सारे राजपूत रूलर क्लोज अलाइज, मुगल जो सम्राट था उनके करीबी दुश्मन बन गए. ए फ्यूजन ऑफ टू कल्चर्स कुड बी सीन ड्यूरिंग दिस पीरियड. और दो तरीके का फ्यूजन, दो तरीके का मतलब कि संस्कृति यहाँ पे देखने को मिली कल्चर के अंदर. द राजपूत सपोर्ट ऑल्सो हेल्प इन मेकिंग द मुगल एम्पायर स्ट्रॉन्ग एंड मोर स्टेबल. और राजपूत्स ने कि कुछ राजपूत इनके साइड में थे, कुछ विरोध में थे. तो जो विरोधी थे वो इनके दुश्मन थे, जो इनके साथ में थे उन्होंने मुगल एम्पायर को स्ट्रॉन्गर और मोर स्टेबल बनाने में मदद की. आई होप यू अंडरस्टैंड द टॉपिक्स. नाउ वी डू द एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर. ए पार्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स. जरुद्दीन मोहम्मद बाबर laid the foundation of Mughal Empire in India. Second, Babur was a descendant of Taimur from his father's side and Genghis Khan from his maternal side. कि वो तैमूर के डिसेंडेंट थे, वंशज थे अपने पिता की साइड से, और चंगेज खान मतलब कि उनकी मैटरनल साइड से थे, जहाँ उनकी शादी हुई थी उधर की तरफ से वो चंगेज खान के वंशज थे. जरुद्दीन मोहम्मद कैप्चर्ड काबुल इन 1504 CE. कि जरुद्दीन मोहम्मद बाबर का ही नाम है, तो काबुल को कैप्चर किया इन्होंने 1504 CE में. बाबर नीडेड टू डिफीट द राजपूत सो दैट ही कुड कंसोलिडेट हिज एम्पायर. कि उनको जरूरत थी राजपूत को जीतना अपने राज्य का विस्तार करने के लिए. फिफ्थ इज शेरशाह डिफीटेड हुमायूं एट चौसा इन 1539 एंड नियर कन्नौज इन 1540. कि शेरशाह को डिफीटेड हुमायूं, कि हुमायूं को शेरशाह ने हराया चौसा में 1539 में और कन्नौज में 1540 में. I hope students you understand the chapter and the fill-ups very well. Fill the fill-ups in your book and read the chapter again. Thank you. Have a nice day. Students, this is for 7th class. Students, in previous video we completed with the simple past tense. Now today our topic is simple future. Now let's start. In active voice, our rule is in active voice sentences we are going to use. Our rule is shall or will plus first form of the verb. जो हम sentences यूज़ करते हैं उसमें active voice में shall और will का यूज़ करते हैं, जो helping verbs हैं हमारे, और first form of the verb. बट वेन वी आर गोइंग टू चेंज इन द पैसिव वॉइस, जब हम एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो उनको कैसे चेंज करेंगे? शेल बी, शेल और विल प्लस बी प्लस सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब. एग्जाम्पल इज आई विल गिव यू the data. This sentence is in active voice. Now we are going to change this in passive voice. The data will be given, second form of the verb, given to you by me. This is going to change in the passive voice. But in interrogative sentences, when will, interrogative sentences में कैसे चेंज करेंगे? देखिए एग्जाम्पल है ये. when will they remove the Catitua. So the sentence is going to be changed in when will the Catitua
be renovated, the candidate verb be, इसको हम सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब में करेंगे, renovated on their trip by him, renovated by him. So this sentence is in interrogative sentences. when का when same रहेगा, हम इसको कोई change नहीं करेंगे. So I will give you the rules of active voice to passive voice में कैसे change करेंगे. On the basis of this we are having a book exercise. Now let's see the book exercise. Now students, this is our book exercise on the basis of simple future tense. Now see the book exercise. फर्स्ट क्वेश्चन इज पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे इसे हम. अंगद विल थ्रो द डिस्कस टुडे एट द ट्रैक मीट. तो इसको जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो कैसे करेंगे. सबसे पहले हम लिखेंगे एट द ट्रैक मीट, एट द ट्रैक मीट द डिस्कस टुडे विल बी थ्रोन बाय अंगद. Now this is the answer. I'm repeated again. At the track meet today the discus will be thrown by Angad. इसमें हमने will be का यूज़ किया है और thrown word second form of the verb यूज़ किया है. Now second sentence is will Gyoni conducted the orchestra tonight. तो will का हम will का सेम रखेंगे क्योंकि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है. तो विल का विल सेम रहेगा. विल द ऑर्केस्ट्रा टुनाइट बी कंडक्टेड बाय ग्योवनी. ओके स्टूडेंट्स, हाउ यू आर गोइंग टू चेंज दिस sentences into the passive voice according to the tense. Now our next topic is in present. Now our topic is present continuous tense. और present continuous में टेंस में भी हम देखिए कैसे चेंज करेंगे. एक्टिव वॉइस के अकॉर्डिंग हमारा रूल होता है. एक्टिव वॉइस में क्या होता है कि इज, एम और आर का यूज़ करते हैं प्लस वर्ब के साथ हम आईएनजी पुट करते हैं. जब हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो कैसे करेंगे. इज एम आर प्लस बीइंग प्लस सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब. अब देखिए एग्जाम्पल है हमारे पास. जया इज लर्निंग, जया इज लर्निंग ड्राइविंग these days. तो जब हम इसको चेंज करेंगे, जया इज लर्निंग ड्राइविंग दीज डेज. जब हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो कैसे चेंज करेंगे. ड्राइविंग इज बीइंग learned by जया these days. तो इसको हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे. ऐसे ही जब हमारे पास इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होंगे तो उनको भी हम सेम ऐसे ही चेंज करेंगे. बस उसमें जो क्वेश्चन स्टार्ट करने का जो हमारे पास वर्ड्स हैं उनको हम सेम रखेंगे, बाकी चेंज कर देंगे. Now on the basis of present continuous tense I have a book exercise. Now let's continue with the book exercise. On the basis of present continuous tense we have a book exercise on page number 115. You can see here, rewrite these sentences in passive voice. जब हम passive voice में change करेंगे तो first sentence का देखिए क्या होगा. Are they talking about the meeting? तो जब हम इसको, ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है और इंटेरोगेटिव को जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे जो है हमारा फर्स्ट सेंटेंस है उसको सेम रखेंगे. आर का आर ही रहेगा. आर द मीटिंग
is being talked about by them, and at the end we will put the question mark. और इसमें हमने क्या चेंज किया है, देखिए इज बीइंग यूज किया है और जो हमारा सब्जेक्ट था उसको ऑब्जेक्ट बना दिया और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, बट जो हमने जिससे क्वेश्चन स्टार्ट करना था वो सेम का सेम ही रहेगा. नाउ वी हैव अ सेकंड क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज इज थ्रेटनिंग मेनी स्पीसीज वर्ल्ड वाइड. तो इसमें क्या जाएगा, मेनी स्पीसीज is being threatened by global climatic change worldwide. Okay students, now this is our I have given you two examples of present continuous tense, how we are going to change this active to passive voice. एक्टिव वॉइस से जब हम इसको पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे. नाउ स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड हाउ वी आर गोइंग टू चेंज सिंपल फ्यूचर टेंस एंड यूज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस. थैंक यू एवरीवन. Hello 7th class student. In today's GK class, I Priyanka ma'am discuss with you chapter number 3 and 4. So let's start. Student, our chapter number 3 is desert animals. यहाँ पर डेजर्ट होता है रेगिस्तान. रेगिस्तान में रहने वाले जो एनिमल्स हैं उनके बारे में बताया गया है. रेगिस्तान क्या होता है, डेजर्ट इज ए हॉट एंड ड्राई प्लेस वेयर लाइफ इज नॉट पॉसिबल, जहाँ पे लाइफ पॉसिबल नहीं है. हाउएवर सम एनिमल्स आर स्ट्रॉन्ग enough which can survive in such a difficult environment. कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो इस तरह की डिफिकल्ट एनवायरनमेंट में भी सर्वाइव कर सकते हैं. फर्स्ट वन इज दिस एनिमल्स कैन सर्वाइव फॉर डे विदाउट फूड एंड वाटर. कई दिनों तक ये पानी और भोजन के बिना रह सकता है. इट इज फाउंड इन गोबी डेजर्ट इन एशिया. इट हैज 2 humps ऑन इट्स बैक. तो ये कहाँ पाया जाता है, जो गोबी नाम का डेजर्ट है, ये सेकंड लार्जेस्ट डेजर्ट है इंडिया का. फर्स्ट कौन सा है, सहारा डेजर्ट, सॉरी एशिया का. और इंडिया का जो लार्जेस्ट डेजर्ट है वो कौन सा है, थार डेजर्ट, जो राजस्थान स्टेट में है. इसके 2 हम्प्स होते हैं. ये हम्प, इनको हम बोलते हैं, जो ये ऊपर उठे हुए होते हैं ना, ये वाला पोर्शन क्या होता है, हम्प. ओके, नेक्स्ट इसका आंसर है बैक्टीरियन कैमल. नेक्स्ट वन इज इट इज रिलेटिव ऑफ कैट, मीन्स ये कैट की कैटेगरी में आता है. इट इज फाउंड इन नॉर्थ अमेरिका. इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग एनिमल, और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनिमल है और ये कैट की कैटेगरी में आता है. दैट इज द पिक्चर ऑफ दैट एनिमल. तो आंसर इज बोब कैट. नेक्स्ट वन इज इट इज रिलेटिव ऑफ डियर. इट जस्ट 2 feet हाई एंड found in Sahara Desert. It is very algae. It is known as Ariel gazelle. इसको अरियल गजले के नाम से जाना जाता है और ये हिरन की कैटेगरी में आता है. दैट इज द पिक्चर ऑफ दैट एनिमल्स. और इसकी हाइट कितनी होती है, ओनली 2 feet. तो आंसर इज डोरकेस गजले. नेक्स्ट वन इज इट बिलोंग्स टू द रैट फैमिली एंड इट फाउंड इट ऑलमोस्ट ऑल डेजर्ट ऑफ एशिया एंड अफ्रीका. इट हिंड्स लेग्स आर लॉन्गर विच हेल्प इन लीपिंग. ओके, तो जो हिंड का मतलब होता है पीछे वाले जो पैर होते हैं, ओके, उनको हिंड्स बोलते हैं. तो इसके लीपिंग में हेल्प करते हैं. तो आंसर इज गर्बिल. दैट इज द पिक्चर ऑफ गर्बिल. ये लुक लाइक ए रैट. ओके, नेक्स्ट वन इज इट बिलोंग्स टू द लिजार्ड फैमिली. इट इज वेरी पॉइजनियस. इट इज फाउंड इन नॉर्थ अमेरिका. और ये नॉर्थ अमेरिका में फाइंड किया जाता है और ये छिपकली जो होती है उसकी कैटेगरी से बिलोंग्स करता है. आंसर इज गिला मोनस्टर. नेक्स्ट वन इज इट इज हाईली पॉइजनियस स्नेक. इट हैज रैटल्स एट द एंड ऑफ इट्स टेल. इट फाउंड इन डेजर्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका. और ये नॉर्थ अमेरिका के जो डेजर्ट है उनमें
मिलता है? आंसर इज रेटल स्नेक, इसका नेम भी रेटल स्नेक है, ये बहुत ही जहरीला होता है। नाउ स्टूडेंट, दीज आर सम डेजर्ट एनिमल that can survive some days without food and water. Okay, you have to learn that name. Now next chapter is spice up your life. स्पाइसेस का मतलब होता है मसाले, मीन्स अपनी जो लाइफ है उसको भी मसालेदार बनाने के लिए और अपने फूड को भी। तो दैट इज some spice are given here. First one is a light brown spice obtained from inner bark of a tree. तो आंसर इज cinnamon. Next one, it's shaped like a bulb. It contains 6 to 24 bubblets called cloves. It has also medicinal property. ये मेडिसिन में भी यूज होता है और ये फूड में भी यूज होता है। इसमें जो इसकी जो पूरा बल्ब होता है, मीन्स पूरी जो गांठ होती है उसमें 6 से लेके 24 बबलेट्स तक होते हैं। तो आंसर इज गार्लिक। गार्लिक का मतलब होता है लहसुन और इसका कलर व्हाइट होता है ऑलमोस्ट। ए ग्रीन 3-sided oval shaped capsule containing 15 to 20 dark sided and 15 to 20 dark reddish brown hard angular seed. तो इसमें भी इसी तरह सीड्स होते हैं 15 to 20 और ग्रीन कलर की होती है, ओवल शेप में होती है। तो आंसर इज कार्डामम। कार्डामम होता है इलायची। ओके, next one is these small round seeds are also known as sarso in Hindi, are found in varieties white, brown and yellow, is called mustard. मस्टर्ड इसका नाम है, इसको हिंदी में सरसों बोलते हैं और इसके जो शेप होते हैं वो सीड्स होते हैं वो राउंड शेप में, मीन्स गोल होते हैं, जैसे लाइक दैट। ओके, नेक्स्ट वन इज इट कम्स फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड नेल। ये इस जो है इसका जो ये स्पाइस है इसका नेम कहाँ से लिया गया? फ्रेंच वर्ड नेल से, और इसका इंग्लिश में मीनिंग होता है क्लो और हिंदी में होता है लौंग। ओके, नेक्स्ट, ये भी एक एंटीसेप्टिक का काम करती हैं, जैसे कि अभी जो कोरोना वायरस चल रहा है तो उसमें जो काढ़ा बनाने के लिए ये मेन इंग्रेडिएंट है। ओके, दिस वन एंड दिस वन, इलायची एंड लौंग। नेक्स्ट वन इज इट इज एन एरोमेटिक स्पाइस, इट इज नोन एज सौंफ। इसको हिंदी में सौंफ बोलते हैं और एक एरोमेटिक स्पाइस है जो अचार वगैरह बनाने में यूज होता है। आंसर इज फेनल। इट इज मोस्ट एक्सपेंसिव स्पाइस इन द वर्ल्ड। ये एक मेडिसिन प्लांट भी है और ये एक स्पाइस भी है। आंसर इज शेफ्रोन, केसर। नेक्स्ट वन इज दिस लीफ इज नोन एज लोरल लीफ। इसको लोरल लीफ के नाम से भी जाना जाता है। तो आंसर इज बे लीफ, जिसको बेल पत्ता इस तरह से ये जो खड़ा मसाला होता है उसमें यूज होता है उसको बनाने में। ठीक है।